स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए दोस्तों, आज हम बीजापुर शहर के जामिया मस्जिद के पास खड़े हैं। जो राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक पूरे राज्य भर में लॉकडाउन चल रहा है, इसी के चलते आज हम बीजापुर शहर के हमारे एक मशहूर ऐसे हस्ती से हकीम दाऊद साहब से मुलाकात करेंगे और कोरोना से किस तरह बचें, अपने घरेलू उपाय करके कोरोना से किस तरह से बचें, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में हकीम साहब। तो पिछले साल जो कोरोना वायरस आया था सर, उसमें और जो अब ये चल रहा है कोरोना वायरस, ये क्या है हकीम साहब? पहली बात आपका शुक्रिया और तमाम देश के और चैनल के माध्यम से मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तरफ से जानकारी देने की कोशिश करता हूं। देखिए, पिछली दफ़ा का जो लॉकडाउन था और कोरोना जो चल रहा था, वही इस बार भी वही नाम से ये जो बीमारी चल रही है, इसे मैं तो बीमारी कहूँगा, क्योंकि हर साल की तरह हर साल यानी एक वायरल फ्लू आते रहता है, जिससे लोग बीमार होते हैं, अस्पताल जाते हैं और जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वो मरते रहते हैं। और इस साल भी वही वायरल फ्लू चल रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं और उसी को जो है कोरोना वायरस के नाम से जो है लोगों को बताया जा रहा है और लोग इससे मर रहे हैं। और हकीम साहब, पहले के कोरोना वायरस में सिम्टम्स आते थे, सर्दी, खांसी, जुकाम या तो बुखार होना, लेकिन अब का तो अलग ही है। पेट दर्द हो रहा है तो ले जाते हैं, तो अगर कोई सिम्टम्स नहीं रहा तो भी कोरोना वायरस बताया जा रहा है हॉस्पिटल में। नहीं, गए साल की तरह ही इस साल भी जो है ये सर्दी और बुखार का ही सिम्टम्स है, उसके साथ दो और सिम्टम्स जुड़े हैं, पेट दर्द है या फिर किसी को जुलाब होने लगते हैं, और तीसरा सिम्टम्स इसमें इस बार जुड़ा है वो है सांस की दिक्कत होना। बहुत सारे लोगों को सांस की दिक्कत होने लगती है, तो फिर उसके लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन के नाम से अभी बहुत सारे हॉस्पिटल में जो माहौल चल रहा है, हम और आप मीडिया में देखते ही आ रहे हैं, तो ये एक सिम्टम्स बढ़ गया है इस बार में। और इसकी वजह जो है अभी खुलकर सामने नहीं आई है। कुछ ही दिनों में साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके खोज में लगे हैं। तो जब इसका रिज़ल्ट पता चलेगा तभी लोगों को बताना आसान होगा कि सांस की दिक्कत फ़िलहाल क्यों हो रही है। ये किस वजह से हो रही है सांस की दिक्कत? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, यानी मेरा पर्सनल मानना है, ज़रूरी नहीं है कि सबका यही मानना हो। मेरा मानना यह है कि आज जो हम हर घर में जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए इंटरनेट होता है। तो आज तक हम 3G 4G बोल के यूज़ कर रहे थे, अभी 5G का ट्रायल चला है। तो 5G हो या 4G हो, ये मोबाइल जो नेटवर्क चलता है जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं, इसका रेडिएशन हर जगह हवा में फैला हुआ है। और जब ये रेडिएशन मोबाइल का हमारे सांस के ज़रिए हमारी बॉडी में जाता है तो हमें फेफड़ों में उसकी दिक्कत होने लगती है, जिससे हमें सांस की तकलीफ़ होती है। इसका भी एक ये मेन कारण है। तो लोगों में इस बारे में जानकारी पहुंचना और इसके बारे में लोग बेदार होना बहुत ज़रूरी है। कि अब आपका कहना है कि मोबाइल रेडिएशन जो 5G जो नेटवर्क जी, सांस के तकलीफ़ के लिए जो है ये मोबाइल रेडिएशन ही इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। और ये कोरोना वायरस आखिर क्या है? देखिए, वायरस तो बहुत तरह के खला में मौजूद हैं, जिसका जब तक हमें इल्म नहीं है तब तक हमें उस पर कोई जानकारी नहीं रहती और हमें खौफ का माहौल नहीं रहता है। लेकिन किसी बीमारी के टाइम में किसी वायरस का नाम देकर जब पब्लिक के अंदर फैलाया जाता है, तब पैनिक का एक माहौल बन जाता है कि ये एक भयानक बीमारी है जिससे लोग मर रहे हैं। तो वायरस तो बहुत सारे होते ही हैं, लेकिन आज जो भी बीमारी चली है उसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। आपका मानना है कि कोरोना वायरस नहीं है, सिर्फ नाम देकर यूज़ किया जा रहा है? देखिए, नाम देकर यूज किया जाए या वो बीमारी हो, है तो कोरोना वायरस के नाम से चल रहा है फिलहाल। और एक बात हकीम साहब, आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं जी, आप सबका इलाज करते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इससे पहले भी इसका जिक्र हुआ है क्या कोरोना वायरस का? किसी भी ग्रंथ में पहले आने वाली बीमारी का कोई जिक्र नहीं होता है। वक्त और हालात के हिसाब से जो बीमारी आती है उस पर तहकीक होकर फिर उसको नाम दिया जाता है और लिखा जाता है।
तो हकीम साहब अभी ये जो भी हो, ये रेडिएशन हो या कोरोना वायरस हो, इससे लोग कैसे बचें? देखिए, पहली बात सरकार को इसका संज्ञान लेना होगा और रेडिएशन को कम करना चाहिए, क्योंकि जनता की भलाई के लिए मेन सरकार जिम्मेदार होती है। तो सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेकर जो है रेडिएशन कम करना सबसे बड़ी बात ज़रूरी है। और रही बात पब्लिक की, पब्लिक को भी ज़्यादा मोबाइल से बचना चाहिए। तो आज के माहौल में बच्चा मोबाइल यूज़ करा है हकीम साहब, पैदा होते ही बच्चे के हाथ में मोबाइल आ जाता है अभी। इसीलिए तो जो है अभी ना यानी बच्चों को ना हम कंट्रोल कर सकते हैं ना बड़े कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अगर सरकार ही इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए, जैसे कि अभी अमेरिका है और इटली वगैरह जो माने हुए मुल्क हैं, वहाँ पर लोग रास्ते पर उतरे हैं रेडिएशन के ख़िलाफ़, मोबाइल रेडिएशन को कम किया जाए। बल्कि वैसा यहाँ पर भी लोगों को उस पर सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को उसकी जिम्मेदारी लेकर उसके ऊपर कोई फ़ैसला करना चाहिए। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि जल्द से जल्द वो कोई ख़ास ऐसा जिम्मेदारी से कदम उठाए ये मोबाइल रेडिएशन के लिए भी, और ये कोरोना नाम से जो भी बीमारी चल रही है उसके लिए कोई ठोस कदम उठाए। और एक बात हकीम साहब, ये 1 साल पहले कोरोना जो बीमारी है ऑलरेडी आके हिंदुस्तान में गई थी, क्या है कहकर किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये ठीक नहीं है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि इससे कैसे बचे, क्योंकि हर नागरिक की जिम्मेदारी भी उतनी अहम होती है। तो इसमें बचने के लिए देखिए खुद कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक पैगाम दिया था, आत्मनिर्भर भारत बनना है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है खुद का डिफेंड, खुद का कॉन्फिडेंस। तो ये बात को मैं भी मानता हूँ, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है और मेंटेलिटी भी अगर हमारी स्ट्रांग है तो हमें हर बीमारी से जीत हासिल कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ हकीम साहब, पहले के कोरोना वायरस के मुकाबले में अब पहले बुजुर्ग को सिर्फ अटैक हो रहा था 60-70 के, अभी 20 साल 22 साल के लड़कों तक भी ये पहुंच रहा है। देखिए, कोई भी बीमारी जो होती है ये उम्र नहीं देखती। पहली बात, कोई बीमारी ये लेवल लेके नहीं आती है कि मैं 22 साल के लड़के को अटैक करूंगी या फिर 65 साल के उम्र के लड़के को बुजुर्ग को अटैक करूंगा, ऐसा नहीं होता है। बीमारी सबको लेकर आती है। तो ये कहना गलत है कि पहले फला को आई थी अब फला को आ रही है। हकीम साहब, ये वायरस को रोकने का सिर्फ लॉकडाउन एक लास्ट उपाय था क्या सरकार के पास? नहीं, सरकार के पास तो जो उपाय हैं वो तो सरकार कर रही है। जैसे कि हॉस्पिटलों में जो है बेड का इंतज़ाम करना, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाना और लॉकडाउन लगाना, ये सब तो जिम्मेदारी सरकार अपने तरफ से कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक को क्या करना चाहिए, ये जो है पब्लिक को भी सोचना चाहिए। नहीं, क्या लॉकडाउन से कोरोना रुक सकता है? देखिए, जो बढ़ता हुआ ये कोरोना जो फैल रहा है, जो कोरोना के नाम से जो भी बीमारी चल रही है, जिसको मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि ये वायरल फ्लू है, यानी एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी। तो इसको रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है, यानी लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, यही उसके लिए सबसे आसान तरीका है। और पिछली बार से इस बार मरने की डेथ रेट ज़्यादा है हकीम साहब, तो लोग क्या वायरस से मर रहे हैं कि डर के मर रहे हैं? ज़्यादातर लोग जो है डर से और गलत ट्रीटमेंट से मर रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। कि आप कह रहे हैं कि मतलब वो जो बीमारी है उसका अभी तक इलाज ही नहीं? बीमारी यही है बोल के ही अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, तो इसका इलाज कैसा मुमकिन होगा? तो फिर हमारे भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन भी प्रोवाइड की गई है, तो वैक्सीन लगाने के बावजूद भी लोगों को कोरोना नहीं, वैक्सीन अभी पूरे लोगों तक पहुंची भी नहीं है। और वैक्सीन जिसको लगा है, वैक्सीन लगने के बाद लोग मरे, ऐसा तो अभी तक मेरे सुनने में तो नहीं आया है। नहीं, हमारे सीएम जो BS येडियुरप्पा है वो ऑलरेडी वैक्सीन लगा लिए थे, फिर में 2-3 बार कोरोना पॉजिटिव हुआ। नहीं, वो बीमारी का सिम्टम्स पॉजिटिव बॉडी में दिखाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी तुरंत वो वायरस ख़त्म होता है ऐसा नहीं है। तो वैक्सीन का मतलब ही होता है वायरस, वही वायरस को उस बॉडी में छोड़ना है। यानी कि आप संक्रमित नहीं हैं, आप पॉजिटिव नहीं हैं कोरोना के, और आपको वैक्सीन दिया है, तो वो वैक्सीन जो है ये वायरस है कोरोना का, या फिर वो कोरोना नाम से जो वैक्सीन बना है वो बॉडी में आपके छोड़ा जाता है और आपको संक्रमित किया जाता है, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े और आपका बॉडी खुद उस पर इलाज कर ले, आपकी बॉडी खुद का। और इस पर MMC भी काम कर रही है कि वो घर घर तक लोगों को बोल रहे हैं कि आप भी ये वैक्सीन लगा लो। आप देखिए, वैक्सीन लगाने से
पहले हर एक को एहतियात बरतना ज़रूरी है कि मुझे वैक्सीन तक भी जाने की ज़रूरत ना हो। तो उसके लिए हर इंसान सोचना चाहिए कि उसके लिए ज़रूरी है कि घर में जो है हमें अगर बुखार आई है तो बुखार का दवा लिया जाए, सर्दी हुई है तो सर्दी का काढ़ा पिया जाए। तो मैं बहुत सारे लोगों को बताते रहता हूँ कि अगर सर्दी हुई है, खांसी है, गला बैठा है तो उसके लिए अदरक और दालचीनी का काढ़ा पियो। और एक बात, हर घर में विक्स और बाम तो होता ही होता है, नई बात नहीं है। अगर किसी के घर में नहीं है तो हर जगह मिलता है। अगर वो विक्स या बाम लाएंगे और एक बर्तन में 1 लोटा पानी उबाल कर उस पानी में थोड़ा विक्स या बाम डालकर उसका अगर भाप लेंगे, जिसको हम स्टीम भी बोलते हैं, तो भाप लेने से भी जो है सर्दी में बहुत आसान इलाज है। उससे ऑक्सीजन का स्रोत भी बॉडी में बढ़ता है और सांस की दिक्कत जो परेशानी हो रही वो भी ख़त्म हो जाती है। सर, आप हमारे जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कोरोना वायरस को लेकर? जनता से मेरी यही अपील है कि पैनिक के माहौल से बचे, घरों में रहे और जो घर में आसान नुस्खे हैं जो बीमारी से बचने के, जैसे मैंने फेसबुक पे भी बताया हूँ और व्हाट्सएप के माध्यम से और अपने पहचान वालों के माध्यम से मैं ये बात बताते रहता हूँ कि बीमारी से डरने के बजाय वो बीमारी से कैसा बचना, इस पर गौर फिक्र ज़रूरी है हर इंसान के लिए। अगर मान लो तुमको हुआ है और तुमने मुझे पूछा तो मैं यही सलाह दूंगा कि डॉक्टर तक जाने की आपको नौबत ना आए, ऐसा आप घर में ही नुस्खा इस्तेमाल करो और उससे बचो। तो आप मतलब लोगों को क्या सलाह देते हैं, वो किस तरह से रहें, किस तरह से नहीं? कि पहली बात सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए और लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे इसमें भीड़ भाड़ की जगह जाने से भी बचना चाहिए और अपने अपने घरों में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के माध्यम से ही खुद का इलाज खुद करवाना सबसे बेहतर है आज के दौर में। ठीक है, शुक्रिया तुम सब। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी ये जो आप काम कर रहे हैं लोगों तक हकीकत पहुंचाने की, इसके लिए मैं पहले बात आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।